हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को देखा था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को देखा था, समझा था, सोचा था। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब हमने देखा था कि भाई डीड नहीं बनाई हुई, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड कौन कौन से जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैंने शेयर किया था। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स और उनके सॉल्यूशन के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा गया है। फर्स्ट, ये सारे पॉइंट्स बच्चे तब ही एप्लीकेबल होंगे कि जब डीड ना बनाई और पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ हो, और वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस distribute among the partners इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? इक्वली, मतलब कि पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। मान लो कि ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं जिन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट की। फॉर्म स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने ओरल एग्रीमेंट कर लिया, म्यूचुअल एजेंसी के अंदर ओरल एग्रीमेंट कर लिया, राइटिंग में कोई डीड नहीं बनाई। और उन्होंने ओरल ही तय किया था कि भाई हमारा 2:1 का प्रॉफिट होगा, जो रेशियो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो होगा। 2 लाख रुपए की कैपिटल ए लेके आएगा और 1 लाख रुपए की कैपिटल है जो बी लेके आएगा। ठीक है। अब ये सारा ओरली तय हुआ था, रिटर्न में डीड नहीं बनाई। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट फ्यूचर में पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हुआ इन प्रॉफिट शेयरिंग को लेते हुए। बात गई जज साहब के पास। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई प्रॉफिट और लॉस है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मुंह बोला 2:1 नहीं चलेगा। ए और बी के बीच में अकॉर्डिंग टू लॉ हमें 1:1 से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज द क्लियर? मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। पहला पॉइंट। सेकेंड, नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी पार्टनर को कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कंटिन्यू रखते हैं इसी एग्जांपल को। ए एंड बी दोनों ने ओरली अपना एग्रीमेंट किया हुआ था, रिटर्न में नहीं लिखा था। ए ने बोला कि भाई मेरी कैपिटल ज्यादा है, 2 लाख रुपीस की कैपिटल है ना, और बी की कैपिटल है ना वो 1 लाख रुपए की थी। तो इन लोगों ने तय किया हुआ था कि भाई 10% है ना वो कैपिटल के ऊपर पर एनम इंटरेस्ट है ना वो होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना उन्होंने तय किया था? 10%। लेकिन अब क्या हुआ कि बी को ऐसा लगा कि यार ए की कैपिटल ज्यादा है तो ए तो ज्यादा इंटरेस्ट लेके जा रहा है, ये थोड़ी ना चलेगा।
ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ कि भाई ये इंटरेस्ट इतना रेट नहीं, कुछ कम करो, ये वो कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, बात गई जज साहब के पास। जज साहब पहले डीड मांगेंगे कि भाई डीड बताओ, ये लोग बोलेंगे कि हमने डीड तो बनाई नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक उसके एक्ट में लिखा हुआ है कि नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो मतलब ये 10% जो ओरल था वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ए और बी किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नो सैलरी, नो कमीशन और नो रेम्यूनरेशन। नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन। ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। सपोज बी है ना, वो फर्म के अंदर 12 घंटे काम करता है, ए का ऑपरेशन हुआ था, ए का पूरा काम 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक बी ने किया था। अब बी डिमांड कर रहा है कि मैंने अपना काम तो किया, साथ साथ में 6 महीने तक ए का काम भी किया जब वो हॉस्पिटल में था तब, तो मुझे ये साल के लिए, ये 6 महीने के लिए रेम्यूनरेशन चाहिए जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया है उसके लिए। बात गई कोर्ट में, डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, डीड तो बना ही नहीं है, पूरी ओरल उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि चाहे आप कितना भी काम कर लो, किसी के बदले में कितना भी काम कर लो, कितना भी आप सेल कर लो, या फिर कितना भी आप फर्म को आगे बढ़ाओ, लेकिन आपको किसी तरीके का सैलरी या रेम्यूनरेशन या फिर किसी तरीके का कमीशन नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जज साहब है ना, वो बी को मना कर देंगे कि भाई बी, आपकी डिमांड गलत है, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आप लोगों ने डीड बनाई होती और उसी डीड में डिस्क्राइब किया होता ना कि भाई जो बंदा जितना काम करेगा उसके ऊपर उनको इतना सैलरी या इतना रेम्यूनरेशन या फिर इतना कमीशन मिलेगा, तो वो तय होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एब्सेंस ऑफ डीड, लॉ तो मना कर रहा है कि भाई किसी तरीके का सैलरी का कैलकुलेशन नहीं होगा। समझ में आई बात? और यदि कोई लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दी हुई, ध्यान से सुनना, लोन किसने दी बच्चे? पार्टनर ने। किसको दी? फर्म को। यदि हम फर्म की नजर से देखें तो क्या बोलेंगे कि हमने हमने मतलब कि फर्म ने इंटरेस्ट चुकाने के वायदे से, इंटरेस्ट चुकाने के वायदे से पार्टनर के पास से लोन लिया। अब डीड में लिखा होगा कि भाई कितने परसेंट का रेट इंटरेस्ट लगेगा पार्टनर्स की लोन के ऊपर, जो पहले से भी आप तय कर सकते हो कि यदि कोई पार्टनर फर्म में लोन लेके आएगा या फर्म को लोन देगा तो मिनिमम इतना परसेंट इंटरेस्ट है ना वो पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। ये बात आप पहले से भी तय कर सकते हो, मतलब कि एज ए एग्रीमेंट आप डीड बनाकर ये तय कर सकते हो। लेकिन यहां पे क्या हो गया है, तो कि भाई पार्टनर लोन दे रहा है, डीड बनी नहीं है, तय हुआ नहीं है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा, या तय हुआ है तो लिखा नहीं गया।
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो नहीं लिखा गया है, डीड नहीं बनाई, मतलब कि डीड का एब्सेंस है, तो लो, अकॉर्डिंग टू लॉ जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वही एप्लीकेबल है। समझ में आ रही है बच्चे बात आपको? तो जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 6% होगा। इसे ही कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि ए है ना, ए ने 1 लाख रुपए की लोन फर्म को दी हुई, बी की फर्म को ए ने 1 लाख रुपए की लोन दी हुई है। इसके ऊपर ओरली तय हुआ था कि 12% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ओरली कितना? 12%। अब क्या हुआ, थोड़े समय के बाद बी ने है ना वहां पे विरोध दर्शाया कि भाई ये तो ठीक नहीं है, 12% थोड़ी ना होता है, अभी तो बैंक में से भी लोन लेने जाओ तो 8-9% में आपको लोन मिल जाती है, आपको 12% देना ये ठीक बात नहीं है। डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, या तो आप डीड लेके आओ और डीड में जो लिखा है उस हिसाब से अप्लाई करो। यदि डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932 आप आगे बढ़ो। तो एक्ट क्या बोल रहा है, कितना परसेंट होगा? 6%। भले उन लोगों ने ओरली तय किया था 12%, बट यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या हो जाएगा? सिर्फ 6% इंटरेस्ट है ना वो कैलकुलेट होगा। समझ में आई बात? हाँ, तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक को इन द एब्सेंस ऑफ डीड एप्लीकेबल किया गया है कि जब पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो तब। देख लिया? ये आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे, जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस तरह से कैलकुलेट करना है और उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन एंड उनकी जर्नल एंट्री। ओके, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो A and B are partners in a firm sharing profit and losses in equal ratio. Capital of A is equals to 1 lakh and capital of B 50,000. Interest on capital at the rate 10% पर एनम। कितना बोला गया बच्चे? 10% पर एनम। सालाना 10% आपको इंटरेस्ट है वो चुकाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये इंटरेस्ट चुकाएगा कौन? फर्म। किसे? ए एंड बी पार्टनर को। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। तो हम हमेशा अपनी अकाउंटेंसी को लिखने के टाइम पे किसके बारे में सोचेंगे? फर्म के बारे में। ऑलवेज फर्म का कैलकुलेशन हम करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फर्म का ही होगा। तो इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, हमारे मतलब कि फर्म के लिए। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। ओके, अब किस तरह से कैलकुलेशन होगा? तो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, कितनी ए की कैपिटल है? 1 लाख रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। पूरे साल का इंटरेस्ट गिनना है, मतलब कि 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमाउंट आ जाएगी 10,000 की। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ B is equals to 50,000 इंटू 10/100। एक साल का इंटरेस्ट उनका होगा 5,000। ठीक है, ये था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना
यदि आपको कोई डेट दी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपको कोई डेट दी हुई है तो उस डेट से ईयर एंड होने तक के समय का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है। यहां पे कुछ भी डेट के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए हमने एवरेज 1 ईयर का कैलकुलेशन करके लिख दिया। ठीक है, मान लो कि आपको यहां पे दिया हो कि भाई ए एंड बी 1:1 का प्रॉफिट, कैपिटल 1 लाख एंड 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। कब था? 2018 अप्रैल। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at 10% per annum, year ended 31st March 2019। हमारा साल कब खत्म होगा बच्चे? 2019 में। ठीक है, तो यहां पे आपको डेट दी हुई है, ये डेट से हमारा साल कब खत्म हो रहा है वहां तक का आप कैलकुलेशन करो तो यहां पे भी 12 महीने हुए। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ का, मतलब कि 1 साल का। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे डेट चेंज करता हूं। आपको बोला गया है कि 1 जुलाई 2018 को 1 लाख और 50,000 की कैपिटल लेकर ए एंड बी अपनी फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं बिजनेस को। तो अब क्या हो जाएगा? 1 जुलाई, हमारा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। तो आप गिनती करो बच्चे, 31 मार्च तक कितने महीने होंगे 1 जुलाई से? तो कैलकुलेट करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 9 मंथ। तो आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना पड़ेगा? अब वो 1 लाख 10% इंटरेस्ट रेट, 1 साल की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/12 आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात आपको? 9 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि आपको बोला गया हो कि कौन सी डेट पे इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कहां से कहां तक करना है, तब की ये बात है, समझे? अब मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसे की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो जो ओनर है, मतलब कि जो पार्टनर है, वो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आए, ये भी तो हो सकता है। तो ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2018 उनकी कैपिटल थी 1 लाख और 50,000 की। फिर क्या हुआ? तो कि भाई दोनों 50-50 हजार की कैपिटल है ना, वो एडिशनल कैपिटल आया बच्चे यहाँ पे 50,000 का दोनों के पास। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इनको ही लिख लेते हैं, वापस लिखना ना पड़े। फर्स्ट, ये 1 लाख के लिए कितने महीने का कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का? तो कि भाई ये 1 लाख रुपीज जो है ना, वो कौन सी डेट पे थे? 1 अप्रैल 2018 पे थे। तो 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट के साथ 1 साल का, और जबकि 50,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट से कितने महीने का? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है ना, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आप समझ रहे हो बच्चे मैं क्या बता रहा हूं? वो 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पूरे साल का, 50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट, मतलब कि 2,500, कुल मिला के ए का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 12,500 का। ये आपको बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ, 12,500 का इंटरेस्ट है जो कि ए को चुकाना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात? हाँ, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। बी की स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी? 50,000 की। 50,000 के ऊपर एक साल का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो साल की शुरुआत में ही था। तो पूरे साल का 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट आया 5,000 का, जबकि दूसरे 50,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि ये 1/10/2018 को एडिशनल कैपिटल के तौर पे पार्टनर लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे 2,500, सो टोटल इंटरेस्ट फॉर बी ₹7,500। तो बच्चे इस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। सीधी सीधी बात, कभी भी कोई भी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आपको एक ही बात याद रखनी है कि जितने समय के लिए आपने वो अमाउंट को फर्म में यूज किया है उतने महीने का इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। तो जब आप कोई पार्टनर के पास से जिस टाइम पे जितनी कैपिटल ले रहे हो उस कैपिटल के ऊपर उतने महीने का आपको इंटरेस्ट है जो चुकाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ, अच्छा एक बात और बता दूं बेटा इसके बारे में, ये जो टाइम फैक्टर दिया हुआ है ना पर एनम, इसे क्या बोला जाएगा? टाइम फैक्टर। मान लो कि कोई क्वेश्चन में ये टाइम फैक्टर नहीं दिया है, मतलब कि सिर्फ 10% इतना ही लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा पूरे साल का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक साल का, चाहे डेट कौन सी भी दी हो, उन्होंने कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट की हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है। यदि ये टाइम फैक्टर नहीं दिया है तो समझे बात को? तो इतने टॉपिक्स थे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे। अब देखते हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी कि जिससे हमें बुक कीपिंग के अंदर लिखने में आसानी होगी, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब को लिखने में आसानी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से अब लिखा जाएगा देखते। मेरे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए तो भाई एक्सपेंस है। हमारे मतलब कि फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो फर्म का एक्सपेंस बराबर फर्स्ट एंट्री, फर्म का एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, आप लोगों को पता है। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट है जो कि ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए को मान लो कि इंटरेस्ट है ना वो हुआ 5,000 का, तो क्या ये 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो आप ए को कैश में देने वाले हो? नहीं, हम लोग कैश में नहीं देते। तो क्या करेंगे? तो कि भाई ए की कैपिटल को आप इंक्रीज कर दो। समझे बात को? हमें यदि कैश में नहीं चुकाना है ये इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी कैपिटल को इंक्रीज कर दो। मतलब कि यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। सेकेंड, जिसे बोला जाएगा बच्चे क्लोजिंग एंट्री। क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इसकी?
तो कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है ना वो क्लोज होके कहाँ पे चला जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या पीएनएल अकाउंट में, या तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजेक्शन है, इसीलिए वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहां पे एक्सपेंस का अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कैपिटल के इंटरेस्ट के लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो ये एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और जब क्लोजिंग एंट्री मतलब कि क्लोजिंग की टाइम आएगा तब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझे बात को? इस तरीके से बच्चे आपको ये दो एंट्री है ना वो पास आउट करनी होती है। ये एंट्री होगी जब कैलकुलेशन किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तब, और ये एंट्री होगी क्लोजिंग में एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे तब। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, टिल देन गुड बाय।